नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। डीआरडीओ प्रमुख को हटाने पर रक्षा मंत्री की सफाई, कॉन्ट्रैक्ट से नहीं भरे जाएंगे अहम पद। विपक्ष ने कहा वैज्ञानिकों के मनोबल पर पड़ेगा असर। अरविंद केजरीवाल का आरोप, बिजली कंपनियों से मिले हैं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष। सतीश उपाध्याय ने कहा 24 घंटे में दें सबूत, नहीं तो छोड़ें राजनीति। बिना शर्त समर्थन की नेशनल कॉन्फ्रेंस की पेशकश पीडीपी को नामंजूर। कहा पिछले दरवाजे से सत्ता में आना चाहते हैं उमर अब्दुल्ला। भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव के खिलाफ भट्टा परसौल से कांग्रेस का विरोध शुरू। अध्यादेश को स्वदेशी जागरण मंच ने भी बताया खतरनाक। निषेधाज्ञा तोड़ने पर मुख्तार अब्बास नकवी को 1 साल की सजा। रामपुर कोर्ट से मिली जमानत। 2009 आम चुनाव में दर्ज हुई थी एफआईआर। और आइए देखते हैं हमारी पहली खबर। डीआरडीओ प्रमुख अविनाश चंदर को बर्खास्त करने के बाद उठे विवाद पर केंद्र सरकार ने आज सफाई दी। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि वरिष्ठ पदों पर कॉन्ट्रैक्ट नियुक्तियों की बजाय युवा वैज्ञानिकों को मौका मिलना चाहिए, लेकिन वैज्ञानिक जगत और विपक्ष ने इसे अहम पदों पर नियुक्ति में सरकार की संवेदनशीलता को करार दिया। नो कमेंट्स सर। आखिर क्यों ऐसा हुआ सर? नो कमेंट्स। कार्यकाल खत्म होने से 15 महीने पहले हटाए गए डीआरडीओ प्रमुख अविनाश चंदर ने भले ही कुछ न कहा हो, लेकिन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने इस फैसले को सही ठहराया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि डीआरडीओ प्रमुख को हटाए जाने पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कदम उनके सुझाव पर उठाया गया है। I said a very senior position should not be on contract. There are so many who are eligible. उनमें से कोई तो लेके आए, तो there is no controversy. I don't want someone on a contract on a senior post. डीआरडीओ प्रमुख की चुप्पी और सरकार की सफाई के बावजूद विपक्ष ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने अविनाश चंदर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की वजह पूछी है। DRDO and other critical defense establishments cannot be trifled with in this manner. There has to be a certain amount of sensitivity in dealing with these organizations. DRDO चीफ को हटाने के सरकार के फैसले पर न केवल विपक्षी दल बल्कि वैज्ञानिक समुदाय के कुछ लोग भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। अविनाश चंदर 1972 में डीआरडीओ से जुड़े थे। उन्होंने अग्नि सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइलें विकसित करने में अहम भूमिका निभाई। मंगलवार को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 31 जनवरी के बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया था। अविनाश चंदर पिछले साल 30 नवंबर को रिटायर हो गए थे। इसके बाद उन्हें 18 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया था, जो अगले साल मई में खत्म होना था। अरुणा ठाकुर के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ बीजेपी नेता नलिन कोहली मौजूद हैं। नलिन, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आरोप ये लग रहे हैं कि सरकार पर कि आनंद फानन में इस तरह के फैसले क्यों, जिसका कार्यकाल बचा हुआ हो उसको अचानक इस तरह से हटा देना। चलिए इसको एक सेकंड के लिए हम साइड कर देते हैं इस विषय को, और मैं एक अलग विषय को उठाता हूँ जिससे शायद कुछ संकेत हो जाए कि क्या जवाब हो सकता है। तो यदि पिछले कार्यकाल के घोटाले चल रहे थे तो हम लोग बैठ जाते, जब तक घोटाले चल रहे खत्म हो जाने दीजिए। निर्णय सरकार लेगी जब सरकार को उचित लगेगा, और इस पर राजनीति करके कांग्रेस पार्टी चाहे तो उसको लगता होगा उसके राजनीतिक जो है फायदे हो सकते हैं, लेकिन इसमें राजनीतिक विषय क्या है? जिस डिफेंस मंत्रालय की बात करें वहां तो सामान खरीदा ही नहीं जाता था। जो हमारी सेना है और फोर्सेस हैं वो चिल्ला रही हैं कि जो हमारे आर्मामेंट्स है वो यहाँ पुराने हो रहे हैं। डीआरडीओ को लेके भी प्रश्न मीडिया में उठ रहे थे कि बहुत डिले हो गया, चाहे तेजस हो, चाहे नाग हो, मिसाइल, कई चीजें। तो अगर सरकार को लगता है कि एक जवान कॉन्ट्रैक्ट पे पोजीशन नहीं होनी चाहिए सीनियर मोस्ट व्यक्ति का, और उसे लगता है कि और किसी को टैलेंट पूल की कमी तो है नहीं डीआरडीओ में, तो इसमें राजनीति कैसे? लेकिन आरोप ये लग रहा है कि जब पिछले साल 30 नवंबर को उनका कार्यकाल बढ़ाया जाता है, उस वक्त भी उनके बारे में जानकारी रही होगी, और अचानक उनको जनवरी के महीने में बिना नोटिस इस तरीके से हटा देना फिर कितना जायज है? अगर उन्हें हटाना था तो पहले से कार्यकाल में हो सकता है। आप जो कह रहे हैं डिटेल्स होती है, कई बार ऐसे होता है कि विचार जो है अपने सरकार के अंदर में जो परिस्थितियां हैं या ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है उसके आधार पे ली जाती है, लेकिन कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर इन्फॉर्मेशन फ्लो होता है। मैं इस पर्टिकुलर केस की बात नहीं कर रहा, होते हैं जिससे पॉलिसी में आप बदलाव भी करते हैं। कोई चीज़ स्टैटिक नहीं होती।
जो चीजें होती हैं वो समय के अनुसार और आवश्यकताओं के अनुसार में निर्णय होंगे। या और फिर अचानक कोई ऐसी जानकारी इनके बारे में ऐसी मिली मैंने इनके बारे में नहीं, मैं तो प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं। इनके बारे में लेकर रक्षा मंत्री स्वयं बोल चुके हैं कि हम चाहते कॉन्ट्रैक्ट पे ना रहे। अब रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर जी हैं, फुल टाइम उस पे लगे हुए हैं, तो उनको लगा होगा कि कुछ चीजें हमारी संस्था में कुछ अपॉर्चुनिटीज और है जिनको दिया जा सकता है, तो हो सकता है उन्होंने निर्णय लिए। अब ये तो हमें अपने देश के रक्षा मंत्री के सद्बोध और उस पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं रखना था तो फिर पिछले कॉन्ट्रैक्ट जब उनका रिटायरमेंट हुआ उसके बाद उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर वक्त दिया गया। और दूसरा ये कि अगर सरकार चाह रही है कि जैसे कि रक्षा मंत्री ने कहा है कि युवा वैज्ञानिकों को मौका मिलना चाहिए, तो क्या विकल्प मौजूद हैं और उनके बाद तुरंत की नियुक्ति होनी चाहिए, नाम सामने आने चाहिए थे? ये सामने क्या आनी चाहिए जो होगा। अगर ऐसा तो होगा नहीं कि डीआरडीओ में जो सबसे टॉप पोजीशन पे है वो खाली पोजीशन छोड़ी जाएगी। और देश के अंदर में टैलेंट की कमी नहीं है। डीआरडीओ पुराना अच्छा संगठन है, तो उसमें कई उनके सक्सेसेस रहे। हाल में ज्यादा क्रिटिसिज्म रहे पिछले कई सालों में डिलेस की वजह से, कॉस्ट ओवररन्स की वजह से। लेकिन एक विषय इस पर आ जाते हैं, यदि अगर कॉन्ट्रैक्ट को खत्म भी करा जा सकता है तो उसका अर्थ क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट में वो क्लॉज है जिसके आधार पर आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते हैं। यदि मेरा कॉन्ट्रैक्ट है आपके संस्था के साथ और उसमें अगर 15 दिन या 1 महीने या 2 महीने का नोटिस है और वो आप मुझे दे तो भी आप छोड़ सकते हैं, या मैं आपको दूं तो भी छोड़ा जा सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट किसी भी स्थिति में जो होती है, कानूनी रूप से समझिए, उसके टर्म्स का वायलेशन अगर नहीं हुआ तो क्या दिक्कत है। लेकिन कहा जा रहा कि नोटिस तक नहीं उन्हें दिया गया। उन्हें अचानक पता लगा जब वो अपने दफ्तर पहुंचे कि उन्हें अब उनका कार्यकाल मैंने देखा नहीं। दूसरा ये कि जिस तरीके से अगर एक लंबी, मैं कहूँ कि हमारे पास फोर्स है जो स्किल लोग हैं और युवा वैज्ञानिकों की जब बात हो रही है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने आज ये सवाल भी खड़े किया कि इससे कहीं मनोबल पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि अगर वो टॉप मोस्ट वैज्ञानिक में उनकी श्रेणी थी, वो शुमार होते थे, तो उन्हें इस तरीके से हटाना जायज़ नहीं। 2-3 विषय। पहली बात है कि इस पर आरोप लगाकर मैं जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री की फाइलें होंगी इस पर स्पष्ट रूप से कि कहना कि उनको नोटिस नहीं दिया गया, उस पर उन्होंने तो कोई कॉमेंट किया नहीं। रक्षा मंत्री जी ने एक स्पष्ट बात कही है। जब पर्रिकर साहब ने कहा तो हम उस पर क्यों अटकलबाजियां करें कि उनको हमने गलत रूप से किया है। तो जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स होते हैं उसके आधार पे निर्णय लिए जा सकते हैं, पहली बात, पॉजिटिव नेगेटिव जैसे भी हो। दूसरी बात आप आइए जो आप कह रहे हैं कि मनोबल की बात, क्या डीआरडीओ पे अगर मैं एक संस्था के रूप से जाऊं जहां इतने सक्सेसेस हुए, जो ओवररन चल रहा है, तेजस को लेके टाइम इतना लग गया, नाग मिसाइल को लेकर कई ऐसी चीजें बहुत सालों से बहुत ज्यादा डिले हो गई, और भारत की जो आर्म्ड फोर्स की प्लानिंग थी वो हिल गई, क्या उससे भी मनोबल नहीं खराब होता है? चाहे हमारे सैनिकों के, आर्म्ड फोर्सेस के और जो लोग काम कर रहे हैं, तो मनोबल को अलग अलग रूप से देख सकते हैं। जो राजनीतिक दृष्टिकोण से लेंगे वो उसे एक राजनीतिक सुविधा के आधार पर अपनी बात कहेंगे कि भाई मनोबल हो रहा है। लेकिन कल को अगर मैं उदाहरण से कह रहा हूं कि 1 साल के बाद डीआरडीओ से बहुत अच्छी चीजें निकलते हैं, तो आप कहेंगे कि बुरे मनोबल में ये सारी चीजें हुई थी। यानी आप कह रहे हैं कि सही दिशा में उठाया गया, सही कदम है। लेकिन क्योंकि इससे पहले इसरो में भी स्थायी नियुक्ति को लेकर ये हुआ कि अभी लोग नहीं मिल रहे, एक्सटेंशन दिया गया, उसके बाद फिर अभी भी कोई स्थायी नियुक्ति नहीं। इसलिए एक के बाद एक जब बड़े संस्थानों के मसले पर और प्रमुख लोगों के नामों पर इस तरह की बात सामने आई तो सवाल ज़्यादा खड़े हो रहे हैं। और 2010 में कॉन्फ्रेंस हुई थी डीआरडीओ के डायरेक्टर्स की, उसमें ये कहा गया था, उनकी राय थी कि यहाँ पर जो वैज्ञानिक शोध है, उस तरह के जो काम है, उससे ज़्यादा टेक्निकल काम है या फिर प्रशासनिक काम होते हैं, उसमें भी काम करना पड़ता है। उस दिशा में सरकार बढ़ने की बजाय जो डिले हो रहे हैं, उनका कहलाता है डिले प्रोजेक्ट हैं, उसकी एक बड़ी वजह ये है कि हमें प्रशासनिक कामों को भी देखना पड़ता है। पहले तो मैंने उस कॉन्फ्रेंस के डिटेल्स नहीं देखे, लेकिन आप कह रहे हैं तो सत्य ही होंगे। और जहां तक डिले की बात है, जो भी मौजूदा सरकार है उसके कार्यकाल में जो अच्छी चीजें होंगी उसकी तारीफ वो लेंगी, और जो चीजें अच्छी नहीं हुई तो उसके लिए उनको क्रिटिसिज्म लेना पड़ेगा, बुराई। तो इसलिए अगर वो डिलेज हुए हैं तो जो सरकार रही है 10 साल, जवाबदेही उनकी होगी। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में, रक्षा मंत्री अब हमारे मनोहर पर्रिकर साहब हैं, तो आप हमें हमारे कार्यकाल पे जज करेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और उसके लिए समय के साथ सब स्पष्ट हो जाएगा। मैं लगातार एक बात कह रहा हूं कि राजनीति कांग्रेस पार्टी या कोई करना चाहे वो उनका अधिकार है, हमारे इससे कोई कंप्लेंट नहीं है। लेकिन इतना है कि सीधा मान लेना कि हर चीज गलत हो रहा है, मैं उसे उचित नहीं मानता। तो हो सकता है गलतियों को सुधारा जा रहा हो, आप करें गलतियों को सुधारा जा रहा सकता है। मैं एक आखिरी सवाल के साथ, क्या ये माना जाए कि जिस तरीके से डीआरडीओ या फिर मैं कहूँ कि इसरो में
प्रधानमंत्री जब गए थे उन्होंने कुछ बयान भी दिए थे कि अब नहीं चलेगा या चलता है वो सिस्टम खत्म हो रहा है। क्या उसी दिशा में उठाया गया कदम है या फिर ये माना जाए कि सरकार अब पेस देना चाह रही, रफ्तार देना चाह रही, उसके लिए अगर थोड़ी बुराई भी सामने आती है तो हिचकेगी नहीं? नहीं, देखिए, भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में एक चीज स्पष्ट काम कर रही है और दिख रहा है कि काम वो करेगी। आगे पॉजिटिव नेगेटिव कोई बोले उससे नहीं, काम देश हित में होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए और ठीक रूप से होना चाहिए, यही उनकी प्राथमिकता है और वो लगातार दिख रहा है। जहां पर कोई विषय आता है, जहां पर सॉल्यूशंस नहीं है तो एक नया सॉल्यूशन लाया जाता है। ऐसा समय नहीं व्यर्थ किया जाता क्योंकि देश में बहुत सुधार लाने की आवश्यकता है। दूसरी बात आपने जो कहा, मोदी जी का जो कमेंट था उस पर चलता है एटीट्यूड, ये तो बिल्कुल एक स्पष्ट बात है कि देश में चलता है एटीट्यूड, मेरा इसमें क्या है, इस सब पे बोले हैं प्रधानमंत्री जी। इससे देश बदल नहीं सकता, बदलने के लिए इस एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा। और कई बार ऐसा होता है कि पूरी जब क्लैरिटी के साथ रक्षा मंत्री जब बोले हैं, उन्होंने कारण आज बता दिया है, प्रधानमंत्री जी से उसको जोड़ना मैं उसे उचित नहीं मानूंगा कि प्रधानमंत्री जी का इस पे रोल नहीं है। जब रक्षा मंत्री स्वयं कह रहे हैं कि मैंने निर्णय लिया है तो इसको, और लास्ट में कि क्या इससे अच्छा होगा, मैं मानता हूं जहां पर भी निर्णय लिए जाए और सारी कार्यवाही जो भी होती है, प्रोडक्शन हो, प्लानिंग हो, रिसर्च हो, जो दिक्कतें उनको दूर किया जाए तो कोई भी संस्था खेलेगी और डीआरडीओ क्यों नहीं खेलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया नलिन इस पूरे मसले पर बातचीत करने। धन्यवाद। तो ये थी हमारी पहली खबर और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार दिन भर की तमाम दूसरी बड़ी खबरें। दिल्ली में चुनाव की घोषणा के साथ ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तीखी हो गई। अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय का बिजली कंपनियों से सांठगांठ है। उपाध्याय ने पलटवार कर केजरीवाल से 24 घंटे में सबूत मांगे और ऐसा न करने पर मानहानि का मुकदमा दायर करने की भी धमकी दी। NCNL इन्फोमीडिया प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी में सतीश उपाध्याय जी शेयर होल्डर हैं, उनकी धर्मपत्नी शेयर होल्डर है, उनकी एक और कंपनी है सतीश उपाध्याय जी की, वो भी शेयर होल्डर है। दोनों कंपनियां जिसमें उन्होंने कहा कि ट्रांजैक्शन हुआ है एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, बनी ही नहीं बनी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी तेज हो गया है। बिजली कंपनी के साथ सांठगांठ के केजरीवाल के आरोप का सतीश उपाध्याय ने सिलसिलेवार जवाब दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने अरविंद केजरीवाल से इन आरोपों को साबित करने या राजनीति छोड़ने की बात कही है। वो कंपनियां जो उन्होंने नाम लिए हैं, 2 कंपनियों के, अगर वो सही हुई तो मैं आपको निश्चित रूप से कहता हूं कि मैं अगले ही दिन, कल ही, और मैं उनको 24 घंटे का टाइम दे रहा हूं, मैं टाइम बाउंड कर रहा हूं इसको, अभी तो चुनाव है ही नहीं। इन दोनों कंपनियों के बारे में या तो वो सबूत दें वरना सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लें। हालांकि अरविंद केजरीवाल अब भी अपने बयान पर कायम है। सारे पेपर सारे हमारी वेबसाइट पे हैं, वो कंपनी की डायरेक्टरशिप के, कंपनी की ओनरशिप के, शेयर होल्डिंग के, और वो इंडिया मार्ट के अंदर वेबसाइट पे इन्होंने खुद लिखा हुआ है कि हम नंबर 1 इंस्टॉलेशन है, मतलब अपनी पीठ थपथपाई हुई। केजरीवाल ने सतीश उपाध्याय और आशीष सूद पर बिजली मीटर बदलने और लगाने वाली कंपनी के साथ गठजोड़ होने की बात कही थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दोनों पार्टियों के बीच जुबानी जंग का ये सिलसिला अभी लंबा चलने वाला है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। और इधर दिल्ली चुनाव में कांग्रेस भी भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव को मुद्दा बनाने की तैयारी में है। राजधानी से सटे नोएडा के भट्टा परसौल में पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने बदलावों के खिलाफ किसानों की एक बड़ी रैली की। जयराम रमेश का आरोप है कि यूपीए के कानून को एनडीए ने किसान विरोधी बना डाला। जमीन अधिग्रहण को लेकर दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा का भट्टा परसौल गांव 4 साल बाद फिर चर्चा में है। कांग्रेस नेता यहां जमीन अधिग्रहण कानून पर सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेश का विरोध करने के लिए जुटे हैं। पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि यूपीए सरकार के दौर में किसानों के हित के लिए लाए गए जमीन अधिग्रहण कानून को सरकार ने अध्यादेश लाकर बेहद कमजोर कर दिया है। कि अधिग्रहण के पहले ये कोई मूल्यांकन करने की जरूरत ही नहीं, यानी कि आप आइए और 100 एकड़ चाहिए आपको तो 500 एकड़ आप अधिग्रहण कर लीजिए, आपको किसी को स्पष्टीकरण देने की कोई जरूरत नहीं।
कांग्रेस ने रणनीति के तहत ही सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेशों के खिलाफ सड़कों पर उतरने का फैसला किया है। पार्टी का मकसद किसानों को लामबंद करना है। प्रगति को बढ़ा रहे हैं उद्योगपतियों के लिए। हमारे यहाँ भी उद्योगपति 20-20 हजार रुपये जो जमीन हमारी 800 रुपये मीटर लेकर और 20,000 रुपये गज बेच रहे हैं, तो अत्याचार किस पे, हमको तो बेघर कर दिया। मौका दिल्ली विधानसभा चुनाव का भी है, सो कांग्रेस ही नहीं आम आदमी पार्टी भी जमीन अधिग्रहण कानून को कमजोर किए जाने का आरोप लगा रही है। आम आदमी पार्टी तमाम चुनावी सभाओं में सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेश का विरोध कर रही है। पार्टी का कहना है कि अध्यादेश के जरिए हाल में जिन 5 क्षेत्रों को अधिग्रहण कानून के दायरे से बाहर किया गया है, उससे स्थिति 1894 के काले कानून से भी बदतर हो गई है। हालांकि बीजेपी ने सरकार के फैसले का बचाव किया है। पुराना लैंड एक्विजिशन एक्ट, उसमें कुछ कमियां था और कुछ प्रोविजंस ऐसा था जिसके कारण से लैंड एक्विजिशन संभव ही नहीं हो पाया। इस कारण से सरकार ने इस कदम उठाया और देश भर में किसान इससे खुश है। कांग्रेस ने भूमि अध्यादेश मुद्दे पर अपनी रणनीति को तय करने के लिए 3 सदस्यीय समूह का गठन किया था, जिसमें जयराम रमेश के अलावा आनंद शर्मा और पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री केवी थॉमस भी शामिल हैं। पार्टी ने संसद के आगामी बजट सत्र में भी भूमि अधिग्रहण सहित दूसरे अध्यादेशों का विरोध करने की रणनीति अपनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और उधर दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज 25 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। कांग्रेस की चुनाव समिति के प्रमुख अजय माकन सदर सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि योगानंद शास्त्री को मालवीय नगर से टिकट दिया गया है। अब तक कांग्रेस के 49 उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ विशाल भैया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, दूसरी लिस्ट क्या कह रही है लिस्ट? कुछ खास बड़े नाम? देखिए, 2 नाम आपने बताए कविंद्र। अजय माकन जो कि पार्टी की कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बनाए गए थे अभी हाल ही में, वो सदर बाजार से लड़ेंगे। उसके अलावा योगानंद शास्त्री मालवीय से आपने बताया, योगानंद शास्त्री काफी कद्दावर नेता हैं पार्टी के दिल्ली में, खासतौर से दक्षिण दिल्ली में। उसके अलावा जो भूतपूर्व सांसद हैं कांग्रेस के दिल्ली से, उनको मैदान में उतारने की बात कही गई थी। और अजय माकन के अलावा एक और भूतपूर्व सांसद का नाम इस लिस्ट में महाबल मिश्रा द्वारका से चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कि जो 7 सांसद हैं दिल्ली में, जो कांग्रेस के पिछली बार जो 7 हार गए थे चुनाव, उनमें से 2 का नाम दूसरी लिस्ट में आ गया है सामने। अभी इस वक्त 70 में से सिर्फ 49 उम्मीदवार कांग्रेस ने सामने लेकर आई है। 21 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवार उतारने और बाकी हैं। यानी कि जो कांग्रेस के आला नेता कह रहे थे अभी 1-2 दिन पहले ही के कुछ सरप्राइजेज हो सकती हैं, कुछ बड़े नाम सामने आ सकते हैं। तो उम्मीद ऐसी की जा रही है कि शायद अगली 21 उम्मीदवारों में कुछ और बड़े नेता चुनाव मैदान में उतरते हुए दिखे। शुक्रिया विशाल इस अपडेट के लिए आपका। और उधर बीजेपी के मित्र संगठन स्वदेशी जागरण मंच ने भी भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव का विरोध किया है। मंच ने आगाह किया कि सरकार के इस अध्यादेश से न सिर्फ किसानों को नुकसान होगा, बल्कि खाद्य सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। स्वदेशी जागरण मंच ने भूमि अधिग्रहण कानून में अध्यादेश के जरिए बदलाव को खतरनाक बताया है। उसका कहना है कि यूपीए सरकार के वक्त संसद से पारित भूमि अधिग्रहण बिल को बीजेपी का समर्थन हासिल था और इसमें किसानों और आदिवासियों को जो अधिकार मिले थे, बदलावों से वो छिन गए हैं। हमारा ये मानना है कि जब यह कानून बनने की स्थिति में आएगा पार्लियामेंट के सामने, तो इसमें आवश्यक फेरबदल करते हुए इन चीज़ों को जरूर ध्यान में रखा जाए। ये स्वदेशी जागरण मंच ने ये कहा है। इससे पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली अध्यादेश से जुड़ी आशंकाओं को खारिज कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि बदलावों पर राज्यों से सहमति बन चुकी है और ये राज्यों की मर्जी पर है कि वो इसे लागू करें या नहीं। कई सारे प्रोजेक्ट्स इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं जो देश हित में है, जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए जिसका शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है। इसमें विलंब होने का मुख्य कारण ये कुछ बाधाएं हैं इस ऑर्डिनेंस में, इस एक्ट में, लैंड एक्विजिशन एक्ट में। आर्थिक एजेंडे पर आगे बढ़ते हुए शीतकालीन सत्र के तुरंत बाद सरकार इस अध्यादेश को लेकर आई थी। भूमि अधिग्रहण एक संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा रहा है और ऐसे में अगर सरकार के फैसले पर बीजेपी के मित्र संगठन ही उंगली उठाते हैं तो उससे विपक्ष के विरोध को बल मिलता है। कैमरामैन राजदीप के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी।
जम्मू कश्मीर में सरकार गठन के लिए पीडीपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के बिना शर्त समर्थन वाले प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। पीडीपी ने कहा है कि राज्य की जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया है और राज्य में नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ पार्टी ने चुनाव लड़ा था। इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक के बाद पीडीपी को समर्थन की पेशकश वाली चिट्ठी राज्यपाल को भेजी थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों ने रिजेक्ट किया है, डिफीट किया है और थॉरोली डिफीट किया है। तो अब वो चाहते हैं कि बैकडोर से हुकूमत में आ जाएं, सरकार बनाएं। वो मुमकिन नहीं है। ये फैसला उनको नहीं करना है। 15 मेंबर वाली पार्टी फैसला नहीं करेगी कि जम्मू कश्मीर में हुकूमत कौन बनाएगा। ये तो ऑब्वियसली हमारा दायित्व है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को साल 2009 के आम चुनाव में निषेधाज्ञा तोड़ने के जुर्म में 1 साल की सजा सुनाई गई। उत्तर प्रदेश में रामपुर की अदालत ने इस फैसले के कुछ देर बाद ही उन्हें जमानत पर भी छोड़ दिया। इस मामले में नकवी के अलावा 18 और लोगों को दोषी करार दिया गया। 2009 के चुनाव में मुख्तार अब्बास नकवी पर रामपुर में हंगामा करने और धारा 144 के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। पाकिस्तान ने मुंबई के 26/11 आतंकी हमले की सुनवाई कर रहे जज को 8वीं बार बदल दिया है। जज कौसर अब्बास जैदी 3 महीने पहले ही इस मामले से जुड़े थे। इस तबादले के बाद मामले को दूसरी आतंकवादी विरोधी अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया। सरकार के मुताबिक नए जज की नियुक्ति के बाद 28 जनवरी से सुनवाई शुरू होगी। मुंबई हमले मामले में जकीउर रहमान लखवी समेत 7 आरोपी हैं। आज देश में मकर संक्रांति, पोंगल और बिहू की धूम रही। रबी की फसल के आगमन से जुड़े इन त्योहारों पर देशवासियों ने जमकर खुशियां मनाई और एक दूसरे को बधाई दी। इधर उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के बावजूद लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान किया, जबकि बीती रात दिल्ली, पंजाब और हरियाणा समेत देश के कई इलाकों में लोहड़ी का जश्न मनाया गया। दक्षिण भारत में लोग पोंगल और असम में बिहू के जश्न में डूबे रहे। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। सुप्रीम कोर्ट ने इटली के नौसैनिक मासिमिलियानो लातोर को 3 महीने इटली में और रहने की इजाजत दे दी। उनकी बीमारी की वजह से कोर्ट ने यह आदेश दिया। लातोर और उनके साथी पर केरल तट पर फरवरी 2012 में 2 भारतीय मछुआरों की हत्या का आरोप है। जम्मू कश्मीर के सोपोर इलाके में 6 घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद सेना ने लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकी को मार गिराया। सुरक्षा बलों के मुताबिक आतंकी एक घर में छिपा था। उसके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। असम के काजीरंगा पार्क में सुरक्षा कर्मियों और शिकारियों के बीच मुठभेड़ में 3 शिकारियों की मौत हो गई। शिकारियों के पार्क में आने की खबर के बाद सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग में तीनों की मौत हुई। घटनास्थल से हथियार भी बरामद किए गए हैं। विश्व बैंक का अनुमान है कि कारोबारी साल 2016-17 तक भारत की विकास दर चीन के बराबर हो जाएगी। बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री कौशिक बासु ने बताया कि 2017 तक चीन की विकास दर घटकर 7% पर पहुंच जाएगी। वहीं भारत में आर्थिक सुधारों की वजह से विकास दर बढ़कर 7% तक पहुंच सकती है। पिछले 6 महीने के गिरावट के रुझान को तोड़ते हुए दिसंबर में थोक मुद्रास्फीति थोड़ी बढ़कर 0.11% पहुंच गई। खाद्य उत्पादों की कीमतें बढ़ने की वजह से ऐसा हुआ है। नवंबर में थोक महंगाई दर 0 पर थी। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के खिलाफ बलूच राष्ट्रवादी नेता नवाब अकबर खान बुख्ती की हत्या के मामले में आरोप तय हो गए हैं। क्वेटा की आतंकवाद विरोधी अदालत ने आरोप पत्र दाखिल किया गया। बलूचिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री बुख्ती की 2006 में सैन्य अभियान में हत्या कर दी गई थी। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।